हेलो बच्चों, आज हम अर्थशास्त्र के अगले वीडियो में फिर से मिल रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा आयोजित होने वाली 12वीं के परीक्षा के संबंधित हम लोग संभावित प्रश्नों की जानकारी दी जा रही है। यहाँ पर आज हम समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस पुस्तक की सबसे पहले अध्याय का नाम है राष्ट्रीय और इससे संबंधित धारणाएं। इससे जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, हम लोग जान रहे हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है और इसकी परिभाषा दीजिए। इसके बाद जो प्रश्न है वो है जीडीपी क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय आय की बहुत सारी धारणाएं हैं, जैसे कि जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी और साथ ही बाज़ार कीमत पर और साधन लागत पर राष्ट्रीय आय। इस संबंध में आपको सही और स्पष्ट परिभाषा देने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा जो अगला जो प्रश्न है वो भी परिभाषा से ही संबंधित है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से आप क्या समझते हैं। अर्थात मेन बात यह है कि ये जो सब कॉन्सेप्ट हैं जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी, इसका स्पष्ट परिभाषा की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला जो प्रश्न होता है वो है निजी आय क्या है, व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत व्यय योग्य आय में अंतर बताइए। यहाँ पर ये भी वही है कि कैलकुलेशन करते समय हम लोग राष्ट्रीय आय को जब अलग अलग भागों में बांटकर देखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि निजी आय, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत व्यय के आधार पर राष्ट्रीय आय की जानकारी भी रखना होता है। इसके साथ साथ जो अगला प्रश्न होता है वो है मूल्यह्रास क्या है, यानी डेप्रिसिएशन, जिसे स्थिर पूंजी के उपभोग के नाम से भी जानते हैं। इसके बहुत सारे हिंदी नाम हैं, जबकि इंग्लिश में इसे हम लोग मूलतः डेप्रिसिएशन के नाम से ही जानते हैं। अर्थात इसे भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद आता है मध्यवर्ती वस्तु से आप क्या समझते हैं। मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु के बीच में आपको अंतर करना सीखना होगा और इसकी तैयारी करके ही आप एग्ज़ाम के लिए संपूर्ण रूप से तैयार हो सकते हैं। राष्ट्रीय आय पाठ से ही जो अगला पाठ है उसका होता है वो आय का मापन के संबंध में। राष्ट्रीय आय को मापने की बहुत सारी विधियां हैं, जिसे हम लोग आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि के नाम से जानते हैं। इस तीनों विधियों को आपको परिभाषित करना जानना होगा ताकि आप अच्छे से सभी प्रश्नों को कवर कर सकें। इसके बाद है कि विभिन्न विधियों, आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि के अंतर्गत जब हम राष्ट्रीय आय को मापेंगे तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी सावधानियां होनी चाहिए। ये सावधानियां केवल आय विधि के लिए नहीं, बल्कि ये उत्पादन विधि, व्यय विधि और आय विधि तीनों विधि के लिए कारगर है। अर्थात आपको जानना होगा कि राष्ट्रीय आय का जब मापन करते हैं तो हम लोग किन किन पदों को शामिल करते हैं और किन किन मदों को शामिल नहीं करते हैं। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दोहरी गणना की समस्या क्या होती है। राष्ट्रीय आय का अध्ययन करने के अंतर्गत हम लोग यह बार बार पढ़ते हैं कि दोहरी गणना हो जाती है। यही बात को आपको स्पष्ट करना जानना होगा कि दोहरी गणना से आप क्या समझ रहे हैं। फिर वही है कि अगला जो क्वेश्चन है वो है व्यय विधि में किन मदों को शामिल किया जा सकता है, यानी व्यय विधि के अंतर्गत आने वाली सभी मदों को हम लोग जानेंगे। अगला जो है कि उत्पादन विधि की दो सीमाएं लिखी हैं। हम जानते हैं कि उत्पादन विधि के अंतर्गत दोहरी गणना की समस्या सबसे अधिक आती है। इसके अंतर्गत दो जो सीमाएं हैं वह है क्या क्या है, इसके बारे में भी हमें स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। समष्टि अर्थशास्त्र का अगला अध्याय जो है वो है मुद्रा और बैंकिंग। यह जो पाठ है ये दो भागों में विभाजित है। एक पार्ट में हम लोग मुद्रा अर्थात मनी के बारे में पढ़ते हैं और अगला जो पार्ट है वो बैंकिंग के बारे में होता है। बैंकिंग के अंतर्गत हम जानते हैं कि बैंक के प्रकार दो ही होते हैं, व्यावसायिक बैंक और केंद्रीय बैंक, जिसका अध्ययन हम लोग को एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत करना होता है। हम यहाँ देख सकते हैं कि 3 प्रश्न यहाँ है, मुद्रा की परिभाषा देना, मुद्रा के कार्य लिखना और साथ ही वैध मुद्रा का क्या है इसका जानना। यह 3 प्रश्न जो है वो
आते हैं, तो इसका भी आपको जानकारी होनी चाहिए। मुद्रा अर्थात मनी पार्ट से ही हमें अगला जो प्रश्न पढ़ना है वो है साख मुद्रा से आप क्या समझते हैं। हम जानते हैं कि व्यावसायिक बैंक जो है वो साख का निर्माण करते हैं और हमें इसको परिभाषित करना है यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है वो है बैंकिंग से जुड़ा हुआ, अर्थात केंद्रीय बैंक क्या है और इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न है वाणिज्यिक बैंक क्या है और साथ ही इसके प्रमुख कार्य क्या क्या हैं। इसके वाणिज्यिक बैंक वाले जो प्रश्न है उसके अंतर्गत हमें बैंक का विभिन्न तरह के जमा योजना तथा अर्थात हमें विभिन्न तरह के डिपॉजिट्स जो होते हैं बैंक में उसका अध्ययन करना होगा और साथ ही हमें ये भी जानना होगा कि बैंक जो है अर्थात वाणिज्यिक बैंक किस प्रकार जनता को ऋण देते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है वाणिज्यिक बैंक से संबंधित। हम जानते हैं कि साख का सृजन जो है वो बैंक वाणिज्यिक बैंक द्वारा किया जाता है। साख सृजन की प्रक्रिया को डिटेल से पढ़ना है और यह एक तालिका द्वारा स्पष्ट किया जाना होता है। इसे भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों में रखा जा सकता है। अगला जो प्रश्न है वो है CRR क्या है। CRR अर्थात केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण की नीति। हम जानते हैं कि साख का सृजन वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है और साख नियंत्रण केंद्रीय बैंक करते हैं। ये दोनों पद्धतियाँ अर्थात साख सृजन की पद्धति और किस प्रकार केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करते हैं, यह सभी अच्छे ढंग से पढ़ना है ताकि इससे आने वाली छोटे छोटे प्रश्नों का भी आप आसानी से उत्तर दे सके। ये CRR जो है ये केंद्रीय बैंक का ये CRR केंद्रीय बैंक की एक साख नियंत्रण की नीति के अंतर्गत आता है। अगला चैप्टर आय एवं रोजगार का निर्धारण है। इसे केन्स के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न है समष्टि मांग क्या है। समष्टि मांग अर्थात समग्र मांग क्या है, समग्र पूर्ति क्या है। ये दोनों प्रश्न को हम जानते हैं समष्टि मांग को हम जानते हैं कि समष्टि मांग एग्रीगेट डिमांड है और समष्टि पूर्ति जो है वो एग्रीगेट सप्लाई के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो तृतीय प्रश्न इस चैप्टर का है वो है प्रभावी मांग यानी इफेक्टिव डिमांड का अर्थ क्या है, इसको भी आपको जानना होगा। अब इफेक्टिव मांग जहाँ आएंगे या प्रभावी मांग के बारे में जहाँ बात करेंगे तो हम लोग उपभोग फलन और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की बात जरूर करेंगे। तो इसके अंतर्गत अगला कोई प्रश्न आता है उपभोग फलन क्या है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है। अब इन तीनों जो प्रश्न है इसके बाद आता है जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है केन्स का गुणक या निवेश गुणक, जिसे हम लोग K से डिनोट करते हैं। तो निवेश गुणक क्या है इसका भी अर्थ आपको जानना है। और इस चैप्टर का जो अंतिम प्रश्न हम कह सकते हैं कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का निर्धारण होता है। हम जानते हैं कि आय और रोजगार का निर्धारण समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है और यह समग्र पूर्ति और समग्र मांग के द्वारा निर्धारित होता है। समष्टि अर्थशास्त्र का अगला अध्याय सरकारी बजट है, जिसके अंतर्गत हमें इसका अर्थ समझना होगा कि सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं। सरकारी बजट के दोनों घटक होते हैं प्राप्ति और व्यय। इन दोनों का भी अर्थ हम लोगों को समझना होगा। हम जानते हैं कि जो सरकारी बजट के अंतर्गत सरकारी प्राप्तियां होती है वो दो तरह की होती है, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। इसका अध्ययन भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे और इसके अर्थ हमें सही तरीके से जानना होगा। हम जानते हैं कि राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत किसी भी प्रकार की देयता अथवा परिसंपत्ति में परिवर्तन नहीं होता, जबकि पूंजीगत प्राप्ति अथवा पूंजीगत व्यय के अंतर्गत इन्हीं देयता और सरकारी संपत्ति में परिवर्तन किया जाता है। अगला जो है वो राजस्व और पूंजीगत व्यय में अंतर के से संबंधित प्रश्न होते हैं। इसमें कम से कम आपको 2 या 3 अंतर जरूर पढ़ के जाना चाहिए। अगला प्रश्न आता है घाटे से संबंधित। घाटा बहुत तरह का पढ़ते हैं हम लोग। इसमें मुख्यतः 3 पढ़ना है कि बजट घाटा क्या है,
राजकोषीय घाटा क्या है और प्राथमिक घाटा क्या होता है। समष्टि अर्थशास्त्र का जो अंतिम चैप्टर है वो उसका नाम है खुली अर्थव्यवस्था, और जिसके अंतर्गत मुख्यतः भुगतान शेष और व्यापार शेष का अध्ययन किया जाता है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ दर्शाया गया है कि भुगतान शेष की परिभाषा दीजिए, चालू खाता और पूंजी खाता की धारणा स्पष्ट हो, साथ ही भुगतान संतुलन और भुगतान शेष के बीच के अंतर को भी आपको जानना चाहिए। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो है विदेशी विनिमय दर से संबंधित, अर्थात इसका दो पार्ट है। एक तो यहाँ पर है जो भुगतान शेष से संबंधित है, और बाकी जो अंतिम 3 प्रश्न है जो है वो है विदेशी विनिमय दर से संबंधित। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं वह यहाँ पर इस वीडियो में बात किया गया है। आशा है कि आपको इस वीडियो से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली होंगी। धन्यवाद।